मैं पति के साथ उम्रा करने गई तो वहाँ गुम गई। एक अरबी कहता कि मैं तुम्हें तुम्हारे पति के पास ले जाऊंगा, आज की रात मेरा घर गुजार लो। जब रात होती तो वह अरबी मेरे कमरे में आ गया। फिर जो मेरे साथ हुआ, तौबा तौबा। वहाँ हर चीज़ में अलग ही कशिश थी, हर कोई अपने आप में मगन था, लेकिन एक मैं थी जो दीवानों की तरह यहाँ वहाँ देख रही थी। मुझे कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई मुझे ही अजीब नज़रों से देख रहा हो। मैं कभी अपने आप में सिमट जाती तो कभी अपने पति की तलाश में निगाहें दौड़ाने लगती। मैं एक अजीब सी हालत में थी जहाँ मेरे दिमाग ने भी काम करना छोड़ दिया और मैं बेबसी से दुआ मांग रही थी। शायद मेरी किस्मत में कुछ लिखा ही ना था। मेरे पति का दूर दूर तक कोई अता पता ना था। खुदा जाने वे कहाँ चले गए, या फिर मैं ही अंधी हो गई थी जो वे मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। यहाँ तो सब लोग ही एक जैसे सफ़ेद कपड़ों में नज़र आ रहे थे और ऐसे में अपने पति को तलाश करना मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा था। हर चेहरे में मुझे अपने पति के चेहरे का मान होता और जैसे ही मैं करीब जाती तब कोई गैर मर्द निकलता। मैं पूरी तरह बदहवास हो चुकी थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और किस तरह अपने पति को ढूंढूं। ना ही ये मेरा वतन था और ना ही ज़ुबान। आज पहली दफ़ा मुझे अपने वतन और अपनी ज़ुबान की कीमत हुई। यहाँ तो मैं ना ही किसी को आमिर का हुलिया समझा सकती थी और ना ही किसी को अपनी परेशानी बता सकती थी। मुझे दीवानों की तरह यहाँ वहाँ चकराता जाना कितनी देर गुजर चुकी थी, लेकिन आमिर थे कि मिल ही नहीं रहे थे। पता नहीं वे कहाँ चले गए। बहुत देर पहले हम दोनों उम्रे से फारिग हुए थे और फिर खुद ही मुझे यहाँ की सड़कों पर लेकर निकल आए। वे कहने लगे पहले घर वालों के लिए कुछ खरीदारी कर लेते हैं, फिर होटल जाएंगे, और यही कहकर वे मुझे बाज़ार में ले आए। मैं भी खुश हो गई कि चलो वापस से पहले घर वालों के लिए कुछ खरीदारी कर लेंगे, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि इतनी बड़ी मुसीबत आ पड़ेगी। बाज़ार की चमक धमक देखकर तो मैं हैरान रह गई। मैंने इतना अच्छा बाज़ार आज तक नहीं देखा, बल्कि मैंने बाज़ार देखा ही कहाँ था। बचपन से लेकर जवानी तक और शादी के बाद भी मेरी ज़रूरत का सामान कोई दूसरा ही लेकर मुझे दिया करता। ये पहली दफ़ा था जब मैं खुद खरीदारी के लिए निकली, और वह भी सऊदी अरब के बाज़ार भी, जहाँ हर चीज़ ही बहुत खूबसूरत थी। शायद यही वजह थी कि अपनी ननंद के लिए उसकी पसंद की चीज़ें देखने में मैं इस कदर गुम गई कि मुझे पता ही ना चला कि कब आमिर मुझसे बिछड़ गए। वे मेरे साथ साथ ही बाज़ार में थे, लेकिन जब मैंने अपनी ननंद के लिए कुछ चीज़ें पसंद की और आमिर को दिखाने के लिए पीछे गई तो वे मुझे कहीं नज़र ना आए। पहले तो मैंने उन्हें आवाज़ दी और इधर उधर देखने लगी, लेकिन कुछ ही देर में मुझे एहसास हुआ कि वे मेरे करीब में कहीं नहीं हैं, तो मैंने ज़ोर ज़ोर से उन्हें पुकारना शुरू कर दिया। और उसके बाद से अब तक मैं उसको तलाश कर रही थी। जिन गलियों रास्तों में चलकर हम यहाँ तक आए थे, मैंने उन्हीं गलियों रास्तों पर चलकर उसको हर जगह तलाश कर लिया, लेकिन मुझे उसका कुछ अता पता नहीं मिला। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं दिल ही दिल में खुदा से दुआ कर रही थी कि मेरे पति को मुझसे मिला दे। मैं किसी से भी आमिर के बारे में पूछना चाहती तो वह आगे से अरबी ज़ुबान में बात करना शुरू करता और मैं और परेशान हो जाती। ना ही मुझे ये ज़ुबान आती थी और ना ही मुझे इशारों में आमिर के बारे में पूछना आता था। मैं एक ही अजीब सी परेशानी में आ गई और मैं खुद को कोस रही थी कि मुझे आमिर का हाथ छोड़ने की ज़रूरत ही क्या थी। गैर मुल्क में अगर कोई कैसे इतना लापरवाह हो सकता है, और आमिर वे मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। मुझे आमिर पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। जब काफ़ी देर ऐसे ही गुजर गई और मुझे कुछ समझ ना आया तो मैंने सोचा कि अपने होटल वापस चली जाती हूँ। हो सकता है कि आमिर मुझे वहाँ तलाश करने वापस होटल ही पहुँच चुके होंगे। यही सोचकर मैंने उन्हीं रास्तों पर चलना शुरू किया जहाँ से चलते हुए हम यहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन थोड़ी देर में मुझे एहसास हुआ कि मैं यहाँ से चली थी वापस वहीं पहुँच गई। 1 घंटे तक चलते रहने के बाद मैं वापस इसी बाज़ार में आ गई जहाँ से मैंने होटल के लिए सफ़र शुरू किया, और जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं होटल के रास्ता भी भूल चुकी हूँ तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, और अब मुझे सही तरह से उस बात का एहसास हो रहा था कि मैं कितनी बड़ी मुश्किल में हूँ। इस बाज़ार में बेआसरा खड़ी रह गई। अब तो मेरे पास होटल वापस का भी कोई रास्ता नहीं था। मैंने किसी जान पहचान के चेहरे को तलाश करने के लिए इधर उधर नज़र दौड़ाई, लेकिन यहाँ कोई मेरी जान पहचान का ना था। मेरा वतन मेरा शहर थोड़ी था, यहाँ तो बस सारे अरबी लोग नज़र आ रहे थे। जब भी मैं पूरी तरह बेबस हो गई, जब मुझे यकीन हो गया कि मैं आमिर को नहीं ढूंढ पाऊंगी, तो खुद ब खुद मेरी आंखों से आंसू बहने लगे
और मुझे लग रहा था कि अब मैं कभी आमिर का चेहरा नहीं देख सकूंगी। मैं पूरी तरह मायूस हो गई क्योंकि मुझे आमिर से पिछड़े हुए 3 घंटे होने वाले थे और इन 3 घंटों में मुझ पर जो कयामत पड़ी वे सिर्फ मैं ही जानती थी। एक एक लम्हा 1 साल के बराबर महसूस हो रहा था और आंखें थी कि बस आमिर को देखने के लिए बेताब थी। मेरा पति ना जाने इस वक्त कहाँ था और मैं उसके बगैर खुद को बिल्कुल गैर महफूज साबित कर रही थी। 3 घंटे बाद भी जब आमिर का कोई सुराग ना मिला और ना ही मुझे अपने होटल का नाम पता याद आया तो मैं ऐसे ही रोते हुए सड़क के साथ बने पट पर बैठ गई और खुदा से दोबारा बचे हुए दिल से दुआ मांगने लगी, किसी तरह मुझे मेरे पति से मिलवा दे। मैं आजमाइशों की चक्की में नहीं रहना चाहती थी। पहले ही बचपन से लेकर आज तक मैंने बहुत दुख उठाया और अब मैं आमिर के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। मैं तो ये सोचकर उम्रा करने आई थी कि इस तरह ना सिर्फ एक फ़र्ज़ की अदायगी हो जाएगी बल्कि मुझे और आमिर को एक साथ काफ़ी वक्त गुजारने को मिल जाएगा, तो हमारी दूरियां भी बहुत कम हो जाएंगी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि यहाँ तो कदम कदम पर एक आजमाइश मेरा इंतज़ार कर रही है। और मैं और आमिर बे औलाद थे और हमारी शादी को 4 साल होने वाले थे। उसे औलाद की बहुत ख्वाहिश थी और आमिर यही कहकर मुझे यहाँ लाए थे, हम वहाँ जाकर औलाद के लिए दुआ मांगेंगे तो हमारी झोली खुशियों से भर जाएगी। लेकिन यहाँ मैं और वह जुदा हो गए। मेरी जान ही निकल गई। मुझे रोते हुए बैठे कुछ देर ही गुजरी कि मुझे रात के अंधेरे में इस तरह सड़कों पर बैठा देखकर एक अरबी मेरे पास आया और बड़ी अच्छी उर्दू में कहने लगा, क्या बात है, कोई परेशानी हो गई है? लगता है आप अपना होटल भूल गई हैं। उस अरबी को उर्दू बोलता देखकर मुझे खुशी का एहसास हुआ और पूरे 3 घंटे बाद मुझे कोई ऐसा शख्स मिला जो मेरी ज़बान को समझ भी सकता था और मुझसे बात भी कर सकता था। मैंने जल्दी जल्दी उसे बताया कि मैं और मेरा पति उम्रे के लिए यहाँ पर आए थे। उसके बाद हम लोग ख़रीदारी के लिए बाज़ार आए, लेकिन यहाँ आकर किस्मत ने हमें एक दूसरे से जुदा कर दिया और अब मैं नहीं जानता कि मेरा पति कहाँ है और मैं उसे कहाँ तलाश कर सकती हूँ। उस आदमी ने सर से पाँव तक मुझे अजीब सी नज़रों से देखा और कहने लगा, क्या आपको होटल का नाम तक याद नहीं है जिसमें आप और आपके पति ठहरे हुए थे? आप किसी से भी होटल का नाम कहती तो कोई भी आपको उस होटल तक पहुंचा देता। अरबी की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने रोते हुए से बताया कि ना ही मुझे होटल का नाम पता है और ना ही मेरे पति ने मुझे बताया था कि हम किस होटल में रह रहे हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक अनजान शहर में आकर मुझे कम से कम उस जगह तो याद रखना चाहिए था जहां मैं रुकी हुई थी। लेकिन अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो होना था वे हो चुका। अब तो बस मुझे किसी न किसी तरह आमिर के पास पहुंचना था। उस अरबी ने मुझसे पूछा कि ये जो आपके कंधे पर बैग लगा हुआ है, क्या ये खाली है? उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई। परेशानी की वजह से मुझे ये बात तो याद नहीं रही कि मेरे कंधे पर एक बैग लगा हुआ था जिसमें मेरा आईडी कार्ड और कुछ ज़रूरी चीज़ें मौजूद थी। मेरी माँ ने मुझे सख्ती से समझाया था कि उस छोटे से बैग को खुद से जुदा न करना। आज इसलिए मेरे कंधे पर लगा हुआ था। लेकिन वे कहते हैं ना, परेशानी में इंसान के सामने का रास्ता भी दिखाई नहीं देता, और मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मुझे इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि मेरे कंधे पर बैग लगा हुआ है। मैंने फ़ौरन अपना बैग उतार कर उस अरबी को दिया और कहा कि उसमें मेरे काम के साथ और कुछ ज़रूरी चीज़ें मौजूद हैं। मैं इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, आप ये देखकर मेरी मदद कर दें और मुझे मेरे पति के पास पहुँचा दें। मुझे यकीन था कि मेरा पति भी मेरे लिए इतना ही परेशान होगा जितना कि मैं हो रही थी। मेरी बात सुनकर वह भी कहने लगा, आप परेशान न हो, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। बस आपके होटल का पता चल जाए तो फिर आपके पति तक आपको पहुँचाना कुछ मुश्किल नहीं है। उस अरबी ने मेरा बैग खोला और सारा सामान चेक करने के बाद कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर कहने लगा, उसमें आपके होटल के बारे में तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन आप मेरे साथ मेरे घर चले, मैं आपके आईडी कार्ड से आपकी सारी जानकारी निकलवा सकता हूँ, लेकिन उसमें कुछ वक्त लगेगा। एक दफ़ा आपकी जानकारी मिल गई तो फिर मैं खुद आपको आपके पति के पास छोड़ दूँगा। उस अरबी की बात सुनकर मैं काफ़ी परेशान हो गई, क्योंकि रात का अंधेरा पूरी तरह फैल गया था और हम जिस जगह मौजूद थे वहाँ सन्नाटा होना शुरू हो गया।
मैं कब तक इस सड़क पर तन्हा बैठी रह सकती थी, लेकिन एक गैर मर्द पर भरोसा करने की गलती भी तो नहीं कर सकती थी। उस आदमी ने मुझे परेशानी में देखा तो कहने लगा, आप कब तक इस तरह बैठी रहेंगी? आप खुद ही तो कह रही थी कि आपके 3 घंटे से अपने पति को तलाश कर रही हैं। अब तक तो वह आपको मिले नहीं। आप मेरे साथ चलो, बस एक रात की ही तो बात है। सुबह होते ही मैं खुद सारी जानकारी निकलवा कर आपको आपके होटल पहुंचा दूंगा। ये फिर आप चाहें तो मैं आपको पुलिस स्टेशन भी छोड़ सकता हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, मैं आपके साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता। पुलिस स्टेशन के नाम पर तो मुझे खौफ आने लगा, क्योंकि मैंने हमेशा पुलिस के हवाले से जो बातें सुनी थी वह बहुत ही बुरी थी। वह अभी अपनी बात पूरी करके अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा और मैं ये सोच कर काँप उठी कि अगर वह भी मुझे छोड़ गया तो मैं यहाँ अकेली इस सड़क पर क्या करूँगी। मैंने फ़ौरन इस आदमी को आवाज़ दी और कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए राज़ी हूँ, लेकिन आप पहली फुर्सत में सुबह होते ही मेरे पति को ढूंढकर मुझे उनके पास पहुँचा दीजिएगा। वे मुस्कुरा कर कहने लगा, बिल्कुल आप टेंशन ना करें, बस आज की रात ही तो गुजारनी है। मेरे घर बहुत ही बड़ा है और ख़ूबसूरत भी है, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और बड़ी मुश्किल से लंगड़ाते हुए मैं उसकी बैठ गई। दरअसल मुझे पोलियो था और इसलिए चलने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। आज तो मैं सुबह से ही मुस्तकिल चल रही थी और अब आधी रात होने को आई थी, इसलिए मेरे पैर में बहुत दर्द उठ रहा था। मैं उस अरबी की गाड़ी में बैठी तो वह मुझसे देखकर मुस्कुराया और कहने लगा कि आपके पैर में तकलीफ़ हो गई है, आप मेरे घर चले, मैं आपको दवा देता हूँ, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। उसकी बात सुनकर मैंने कुछ ना कहा और खामोशी से गाड़ी में बैठी। दिल ही दिल में दुआ करने लगी तो बस आज की रात खैरियत से गुजर जाए और सुबह का सूरज होते ही मुझे मेरा पति मिल जाए। आप आमिर से बेपनाह मोहब्बत करती थी और मैंने कभी नहीं सोचा कि ज़िंदगी में कभी कोई दिन ऐसा भी आएगा जब वह मुझसे बिछड़ जाएगा और मैं उसे देखने के लिए तरस जाऊंगी। अरबी ने गाड़ी तेज़ रफ्तार से चलाई और फिर हम एक बड़े बंगले पर भी आ गए। वह भी कहने लगा, ये मेरा बंगला है, मेरी माँ तो पाकिस्तान गई हुई हैं, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं कुछ परेशान हुई और हैरान भी। परेशान इस बात पर कि मैं इसके साथ इस बंगले में रात कैसे गुजार सकती थी, क्योंकि वह मेरे लिए बिल्कुल अनजान मर्द था। और हैरानी इस बात की थी कि उसकी माँ एक पाकिस्तानी औरत भी, और अब मुझे समझ आ रहा था इसलिए उसको उर्दू भी अच्छी थी। मैं उसके घर में दाखिल हुई तो इतना खूबसूरत बंगला देखकर हैरान रह गई। उसने बताया कि मैं यहाँ का बहुत अमीर आदमी हूँ और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। मैंने फ़ौरन उसे कहा कि फिर तो आपके लिए मेरे पति को ढूंढना कुछ मुश्किल नहीं होगा। उसने अजीब आर पार होती नज़रों से मुझे देखा, जैसे कुछ खोजना चाहता हो, और फिर कहने लगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मेरे लिए आपके पति को तलाश करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फ़िलहाल आप आज की रात मेरी मेहमान हैं। वैसे एक बात बताएं कि आपका पति आपसे बहुत मोहब्बत करता है जो आप उसके खातिर इस कदर तड़प रही हैं, या वे कोई बहुत अमीर और ख़ूबसूरत इंसान है? उस अरबी की बात सुनकर मैं हैरान हुई और मैंने कहा कि हर बीवी अपने पति के लिए ऐसी ही तड़पती है, इसलिए पति का खूबसूरत या अमीर होना ज़रूरी नहीं। और रही बात मोहब्बत की, तो ज़रूरी नहीं कि हर रिश्ते में मोहब्बत हो। मेरी बात सुनकर उसने हाँ में सर हिलाया, जैसे वे मेरी बात समझ गया हो। फिर उसने अपनी नौकरानी से कहकर मुझे एक कमरे में भिजवा दिया। मैं खामोशी से बिस्तर पर पाँव रख कर लेट गई। मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं सोच रही थी कि पता नहीं आमिर कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, वह भी तो मुझे तलाश कर रहे होंगे। आमिर का ख्याल आते ही मेरे आंसू में रवानी आ गई। कितनी मोहब्बत, कितने अरमानों से वे मुझे सरजमीन पर लाए थे। शादी के पूरे 4 साल बाद अब जाकर तो हमारे रिश्ते में बेहतरीनी शुरू हुई थी, वरना तो अब तक तो हम गैरों की तरह एक साथ रहते थे। और जबकि हमारे दरमियान की ये दूरियां मिलने लगी थी तो हमारा इस तरह बिछड़ जाना बहुत ही मुश्किल था। दरअसल आमिर मुझसे शादी से पहले मोहब्बत नहीं करते थे, बल्कि वह तो मुझसे शादी भी नहीं करना चाहते थे। मैं एक पोलियो की मरीज़ थी और शायद यही मेरी सबसे बड़ी कमी थी। लेकिन आमिर की माँ, जो मेरी खाला थी, उन्होंने इस रिश्ते के लिए
बहुत ज़्यादा दबाव डाला, क्योंकि मेरी उम्र निकलती ही चली जा रही थी और मेरी इस कमी की वजह से मेरा कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। इसलिए खाला को मुझसे हमदर्दी हो गई और उन्होंने अपने बेटे को इस बात के लिए मजबूर किया कि वे मुझसे शादी करके मुझे सहारा दे दें। पहले पहले तो उसने बहुत एतराज़ किया, यहाँ तक कि वह हमारे घर चला आया और मेरे सामने आकर भी उस बात को खुले अल्फाजों में कह दिया कि वह मुझसे शादी नहीं करना चाहता। लेकिन जब खाला ने खुदकुशी की धमकी दी तो मजबूरन उसे राज़ी होना पड़ा और मैं तो बड़ों के फैसले के आगे सर झुकाने पर मजबूर थी। खाला के कहने पे आकर आमिर ने मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन ना ही वह मुझे अपनाना चाहता था और ना ही उसे मुझसे मोहब्बत थी। मैं बहुत ही खूबसूरत, खुश अखलाक लड़की थी, लेकिन मेरे एक पाँव के छोटे होने की वजह से मेरी तमाम खूबियाँ और किरदार पर पर्दा पड़ गया था। जैसे तैसे हम दोनों की शादी हो गई और शादी के बाद भी आमिर का रवैया में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि वे सारा वक्त मुझे कोसता रहता। ऐसे ही 7-8 महीने गुजर गए और हमारे रिश्ते के तनाव में कोई कमी नहीं आई। लेकिन पिछले 2 महीनों से आमिर के रवैये में काफ़ी बदलाव आए थे और वे मुझसे कुछ बेहतर अंदाज में बात करने लगे। मेरे साथ साथ सास भी उसके बदलते रवैये को देखकर नाराज़ नहीं थी, बल्कि खुश थी और वे मुझे यही कहती थी, देखो समन, मैंने तुमसे कहा था हर चीज़ वक्त के साथ ठीक हो जाती है। आमिर ने तुम्हें कबूल कर लिया है। और फिर एक दिन उसने खुद ही मुझसे कहा, समन, तुम्हें औलाद की ख्वाहिश है ना, तो मेरे साथ चलो, हम दोनों उम्रा पर चलते हैं, वहाँ जाकर औलाद के लिए दुआ मांगेंगे। ये सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा और फिर कुछ ही दिनों में सारी तैयारियां करके हम दोनों उम्रे के लिए आ गए। लेकिन यहाँ जो कुछ भी हुआ वे मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं था। मैं एक दफ़ा खुदा से दुआ मांगने लगी कि सुबह तक मेरे पति मुझे मिल जाएं। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था, लेकिन मेरे लिए तो एक एक पल भी बहुत भारी था। और फिर आधी रात के वक्त मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और वह अरबी कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो उसे देखकर मैं कुछ परेशान हो गई, क्योंकि आधी रात को मैं उस अरबी के साथ इसके घर में उसके कमरे में बिल्कुल तन्हा थी। वह भी खामोशी से मेरे सामने बैठ गया और कहने लगा, जो कुछ आपके साथ हो चुका है और जो होने वाला है, आपको उसे बड़ी हिम्मत के साथ कबूल करना है, क्योंकि यही सही है। उसकी बात सुनकर मैं घबरा गई और मैंने डर कर पूछा कि कहीं मेरे पति को कुछ हो तो नहीं गया। आप कैसी बातें कर रहे हैं, क्या हुआ है? वह भी कहने लगा, आप परेशान ना हो, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, लेकिन आपको हौसला रखना होगा। दरअसल जब आपने अपने कंधे से बैग उतार कर मुझे दिया तो उसमें मौजूद कागजात के साथ एक खत भी था, जिसमें आपके पति ने आपको तलाक दे डाली थी और वह आप जैसी पोलियो की मरीज़ के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता था। अब तक मैं बहुत मजबूरी वह इस रिश्ते को निभा रहा था, लेकिन यहाँ आकर उसने आपसे जान छुड़वाई है, इसलिए वह आपको यहाँ लाया था। आप दोनों बाजार में खोई नहीं, बल्कि आपका पति जानबूझकर वहाँ से गायब हुआ, क्योंकि वह अकेला वतन वापस लौटना चाहता था और शायद वहाँ जाकर वह आपके घर वालों को आपके बारे में कुछ गलत बता देता या फिर कुछ और कह देता, जिससे आपके घर वाले आपको बदकिरदार समझ कर बैठ जाएं। लेकिन तलाक की बात बताने से पहले मैं इस बात की जानकारी करना चाहता हूँ कि क्या यही बात है या फिर या किसी तरह का कोई घिनौना मजाक है, और इसलिए मैं आपको अपने घर ले गया। मैंने अपने बंदों के ज़रिए जानकारी निकलवाई। आपके पति ने आपको बाज़ार में छोड़ते ही अगले घंटे की फ़्लाइट ले ली और वापस चला गया। अब आप वापस अपने वतन जाना चाहें तो मैं इंतज़ाम करवा देता हूँ, लेकिन इस बात में कोई झूठ नहीं कि आपको तलाक हो चुकी है और अब आपका पति आपको कुछ नहीं लगता। उस अरबी की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। तो क्या वे 2 महीने जो उसने मेरे साथ अच्छे गुजारे वे सबसे धोखा था? वो मुझे तलाक देने के लिए यहाँ लाया था, इसलिए ऐसा रवैया रखता था। अब मुझे समझ आ रहा था, अगर वे मुझे अपने शहर अपने लोगों के दरमियान तलाक देता तो खाला यकीनन खुदकुशी कर लेती या फिर उसे ज़रूर जायदाद से अलग कर देती, और उसने अपने आप को इस गंदगी से बचाने के लिए मुझे यहाँ धकेल दिया। वे खुदगर्ज और मक्कार इंसान निकला। मैं ज़ोरों कतार रोने लगी तो वह अरबी जिसका नाम उमैद था मुझे कहने लगा, आपके रोने का कोई फ़ायदा नहीं, उसने एक मामूली नुक्स की वजह से आपको छोड़ दिया और आप उसके लिए अपनी कीमती आंसू जाया कर रही हैं। ऐसे इंसान आप जैसे वफादार औरतों के काबिल नहीं होते। मैं आपको वापस भिजवाने का इंतज़ाम कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि अब आपकी इद्दत मुकम्मल हो जाए तो आप मुझसे रब्ता करें। मैं आपसे शादी का ख्वाहिशमंद हूँ। आप जैसी नेक दिल, वफादार और अच्छी लड़की को मैं खोना नहीं चाहता। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि मुझ में इतना नुक्स होने के बावजूद भी वे मुझे अपनाना चाहता है, जबकि मेरे पति ने मुझे तलाक दे दी थी
उसने मुझसे मेरा नंबर और पता ले लिया और अगली सुबह की मेरी वापसी की फ़्लाइट करवा दी। मैं वापस अपने वतन आ रही थी। मुझे अपने घर वालों और अपनी खाला को बताना था कि उनके बेटे ने मुझ पर एक गैर मुल्क में कैसा सितम ढाया। मैंने अभी तक ये फ़ैसला नहीं किया कि मुझे उस अरबी से शादी करनी चाहिए या नहीं। फ़िलहाल मैं इद्दत में हूँ और अभी मुझे अपनी इद्दत के दिन मुकम्मल करने हैं। आप लोग भी मुझे बताएं, क्या मुझे इससे शादी कर लेनी चाहिए? क्योंकि उसने एक रात मुझे अपने घर पर ठहराया, लेकिन एक दफ़ा भी मुझ पर कोई बुरी नज़र नहीं डाली, और यही बात उसके किरदार की गवाही के लिए काफ़ी है। आपका क्या मशवरा है? क्या मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।